महाकुंभ, कुंभ, अर्धकुंभ के बारे में ऐसा है, देवताओं ने और असुरों ने मिलके समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन से अमृत का कलश लेके धन्वंतरी जी बाहर आए। उस अमृत के कलश को देवता भी चाहते थे कि हमको मिले, भगवान नारायण स्वयं चाहते थे कि ये असुरों के पास ना पहुँचे, क्योंकि अगर असुरों के पास अमृत पहुँच जाएगा तो वो शक्तिशाली हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे और उनको फिर मारना लगभग असंभव हो जाएगा, लगभग असंभव हो जाएगा। इसलिए भगवान नहीं चाहते थे कि अमृत जो है असुरों के हाथ में पहुँचे, परंतु असुरों ने अमृत छीन लिया। उस अमृत कलश को लेके फिर गरुड़ जी जो हैं, असुरों से गरुड़ जी ने छीन लिया और गरुड़ जी उसको लेके चले, 4 स्थानों पे रखा गया। वहाँ संघर्ष हुआ देवताओं में और असुरों में कलश को पाने के लिए। जहाँ जहाँ ये 4 स्थानों पे कलश रखा गया था, कुछ बूंदें अमृत की वहाँ गिरी थीं। तो वो ये 4 स्थानों पे कुंभ मेला होता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये प्रयागराज का जो कुंभ है, जब सूर्य जो हैं मकर राशि पे होते हैं और गुरु बृहस्पति जो हैं वृष राशि पे होते हैं। अभी वृष राशि पे सूर्य थे और मकर के सूर्य अभी 12 तारीख तक थे। अभी तो कुंभ के सूर्य शुरू हो गए, मतलब कुंभ का पर्व तो पूरा हो चुका है। अभी ये स्नान तो कभी भी कर सकते हैं। लोग सोचते हैं कि भाई महाशिवरात्रि उत्तम पर्व है, तब तक। उज्जैन में सिंह राशि के बृहस्पति 1 साल में ये दोनों कुंभ हो जाते हैं, नासिक का और उज्जैन का। ये बृहस्पति, इसीलिए इन दोनों कुंभों को सिंहस्थ कहते हैं। उज्जैन के कुंभ को और नासिक के कुंभ को सिंहस्थ कहते हैं, क्योंकि सिंह राशि पे बृहस्पति होते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 कुंभ की व्यवस्था है। बीच में ये दोनों कुंभ मतलब नासिक और उज्जैन एक ही वर्ष में होने के कारण 3-3 साल का अंतराल नहीं आता है, क्योंकि ये दोनों कुंभ 12 साल में 4 कुंभ होने हैं। तो होना चाहिए कि 3-3 साल पे एक कुंभ होता, परंतु ये दोनों कुंभ एक ही वर्ष में हो जाते हैं, नासिक और उज्जैन। इसलिए फिर संतों ने एक परंपरा की कि अर्धकुंभ प्रयागराज का 6 साल बाद प्रयागराज का अर्धकुंभ बीच में रख दिया गया, जिससे कि ये कुंभ 3-3 साल पे लगभग 3-3 साल पे हो जाते हैं। फिर कुछ लोगों के मन में विचार आया कि उज्जैन का भी अर्धकुंभ रखा जाए। अब उज्जैन का अर्धकुंभ रखने में समस्या ये आई, उज्जैन के कुंभ के समय हरिद्वार का अर्धकुंभ हो जाएगा और हरिद्वार का जब कुंभ होगा तो उज्जैन का अर्धकुंभ हो जाएगा। इस कारण से अभी कुछ लोग कर रहे हैं, अर्धकुंभ 1 महीने पहले कर लेते हैं, जो भी है ये, परंतु जो शास्त्रीय विधि है उसके हिसाब से 4 कुंभ हैं और अर्धकुंभ बीच में एक रखा गया है। अभी इस वर्ष 12 साल के 144 साल होने पर वृष राशि पे जब बृहस्पति हुए तो ये 144 साल बाद का कुंभ है। इसलिए इसको
महाकुंभ के रूप में देखा जा रहा है और देखा गया, इसीलिए उसके प्रति इतना लोगों का आकर्षण हुआ और इतनी भीड़, अभी भी बहुत भयंकर भीड़ चल रही है वहाँ। तो ये कुंभों की व्यवस्था है। कुंभ मेलों में अमृत स्नान की एक व्यवस्था है, जिसको पहले शाही स्नान कहा जाता था। होता ये था कि पर्व के दिन, विशेष जो पर्व होते हैं, जैसे मौनी अमावस्या है, उस दिन चंद्र का योग, सूर्य का योग और बृहस्पति का योग तीनों मिल जाने से वो सबसे श्रेष्ठ स्नान मौनी अमावस्या का होता है प्रयागराज कुंभ में। और संक्रांत का, उसमें सूर्य मकर राशि पे आते हैं, उत्तरायण होते हैं, इसलिए मकर संक्रांति पे। तीसरा एक बसंत पंचमी पे करके ये 3 अमृत स्नान करके कुंभ पूरा कर देते हैं। उसके बाद ये जो माघी पूर्णिमा है, ये पूर्णिमा तक कल्पवास वाले 1 महीने तक निवास करते हैं। तो ये जो अमृत स्नान है, उस समय संत पहले अपने अपने प्रातःकाल स्नान कर लेते थे और अपना नियम भजन साधन करा करते थे। 1 महीने तक इन 4 स्थानों पे, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, इन स्थानों पे 1-1 महीने निवास करते थे। तो राजाओं ने निवेदन किया कि साधु समाज के बीच में हम नहीं प्रवेश कर पाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो अमृत स्नान है, इसके लिए राज परिवार जो हैं व्यवस्था करें। तो राजाओं ने हाथी पे, पालकी पे, जैसा जो संत होता था उसके लिए व्यवस्था की और उसको वो रूप दिया। मुसलमानों के समय उसका नाम शाही स्नान हो गया और फिर अभी पहला उसका नाम अमृत स्नान ही था, अभी पुनः संशोधन करके फिर अमृत स्नान रख दिया गया है। तो इस प्रकार से ये अमृत स्नान की व्यवस्था है। उस समय संत एक जुलूस के रूप में जाते हैं और दर्शनार्थी जो हैं दोनों तरफ खड़े होकर संतों का एक साथ दर्शन कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।